हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का अध्याय 2 चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस आगे बढ़ने से पहले तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अम्ल क्षारक एवं लवण होता क्या है। तो अम्ल तो वे पदार्थ जो जली लेवल में H+ आयन देता है उसको अम्ल कहते हैं। और क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ या यौगिक जो जेली विलयन में OH- आयन देता है उसको क्षारक कहते हैं। और लवण किसे कहते हैं? तो जब अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होता है। अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्षारक जो जलीय विलयन में क्या है, OH- आयन देता है उसको क्षारक कहते हैं। और लवण जो अम्ल एवं क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अम्ल क्षारक के बारे में देखेंगे, उसके पश्चात लवण के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो अम्ल एवं क्षारक। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जैसे कि नींबू हो गया, टमाटर हो गया और इमली हो गया और दही, ये सभी क्या है? अम्ल है। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, जैसे कि शैम्पू हो गया, साबुन हो गया और डिटर्जेंट पाउडर। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला में बदलता है। अम्ल जली विलयन में H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जली विलयन में OH- आयन देता है। ठीक है। अम्ल जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और क्षारक भी जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। और अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है और क्षारक का जो pH मान होता है वह 7 से अधिक होता है। ये क्या है? अम्ल और क्षारक की विशेषता है। और लवण के बारे में देखते हैं। तो जब अम्ल एवं क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। जो लवण का जो प्रकृति होता है वह उदासीन होता है और इसका जो pH मान होता है वह 7 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी या ततैया की काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? तो लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो चींटी या ततैया जो काटता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में अम्ल छोड़ता है। और जो साबुन हुआ वो क्या है, साबुन में क्या होता है, क्षार होता है, जिसके कारण जब अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या है, वो उदासीन हो जाता है, जिसके कारण हमें चींटी या ततैया के काटने पर दर्द महसूस नहीं होता। हमने यह भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तब उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी है कि जो हल्दी में क्या है वो अम्ल पाया जाता है और जो साबुन है उसमें क्या पाया जाता है, क्षार। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब वह उदासीन हो जाता है, जिसके कारण जो कपड़े का रंग है वह बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। ओके। तो एसिडिटी क्यों होता है? एसिडिटी इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो बॉडी, हमारे जो शरीर में क्या है वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, स्रावित होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, जो हमारे बॉडी, हमारे शरीर में क्या है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है, जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस स्थिति में क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एसिडिटी होता है। तो इसलिए क्या है, खाने का सोडा दिया जाता है। खाने का सोडा क्या है, जिसमें क्षार होता है, और जो एसिडिटी होता है उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होता है, मतलब अम्ल होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो जो क्षार है वह अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है और अम्ल है वह क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जिसके कारण वह उदासीन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलता है और वह उसको आराम मिलता है। ओके। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। ठीक इसमें भी है, जो तांबे के बर्तन है उसमें जो क्षार पाया जाता है और जो नींबू या इमली के रस में उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल। जब अम्ल एवं क्षार आपस में मिलता है तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है, जिसके कारण जो तांबे के बर्तन है वह साफ हो जाता है। सोचिए दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह अम्ल और क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे खाने बनाने में टमाटर का उपयोग किया जाता है, जो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल,
और इमली है और नींबू, इसमें भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और क्षार जैसे कि साबुन में पाया जाता है, शैम्पू में पाया जाता है और डिटर्जेंट पाउडर। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में अम्ल एवं क्षार का उपयोग करते हैं। हमें अपने कुछ सूचकों इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा है, जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं। सूचक क्या होता है, किसी भी पदार्थ के बारे में हमको प्रकृति के जानने में मदद करता है कि उसका प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन। लिटमस भी एक ऐसा ही सूचक है जो अम्ल, एसिड एवं क्षार, एल्कली की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। तो लिटमस भी क्या है, एक सूचक है जिसके द्वारा हम अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक बेस के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बन रहा है। तो हमने पहले भी जाना था कि अम्ल क्षारक आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण उसके साथ साथ जल का भी निर्माण करते हैं। कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक? आइए देखें हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से अम्ल व क्षारक उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास अम्ल और क्षारक कौन कौन से हैं। सारणी 1, प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से अम्ल एवं क्षारक उपस्थित है। प्राकृतिक स्रोत अम्ल: इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और प्राकृतिक स्रोत क्षारक, तो क्षारक में देखते हैं कि चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पृथ्वी अम्ल या एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो यह पृथ्वी अम्ल या एंटासिड किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हमारी अमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, इन पदार्थों को पृथ्वी अम्ल या एंटासिड कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया MgCO3, और इनो हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ये सभी क्या है, ये पृथ्वी अम्ल या एंटासिड है। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज या अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्तेल इत्यादि भी होते हैं। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि अन्य क्षार हैं। जैसे कि इनसे अतिरिक्त और कुछ अम्ल क्षार है, जैसे कि अकार्बनिक अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार कुछ अकार्बनिक क्षार जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्षार और क्षारक: सभी क्षारक या बेसिस जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार या एल्कली कहते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। कुछ सभी क्षारक को क्या है, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उसको क्षार या एल्कली कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। तो चलिए देखते हैं कि अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे करें। आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो हमने जाना था कि नीला लिटमस पेपर क्या है, एक सूचक है जिसके द्वारा हम अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकते हैं। तो अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस पेपर लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे है, लेकिन मैं आपको सिंपल से लिख देता हूँ जिसके अनुसार आप लोग याद कर पाएंगे। तो आप याद रखना ABR और BRB। A मीन्स एसिड एंड B से ब्लू एंड R से रेड। सो द एसिड मीन्स अम्ल। तो अम्ल क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में बदलता है, जबकि BRB बेस मतलब रेड एंड ब्लू। सो बेस क्या है, क्षार। तो क्षार है वो जो है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदलता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो अम्ल या एसिड है वह नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदलता है, और जो क्षार है वह लाल लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर में बदलता है। इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। तो सूचक किसे कहते हैं, तो किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक कहते हैं। जैसे कि उसका प्रकृति, जैसे कि अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन। ओके, ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करते हैं। तो सूचक मुख्यतः हमें क्या करता है, अपने रंग या फिर गुण में परिवर्तन के द्वारा हमें क्या होता है, इंडिकेट मतलब सूचना देता है कि यह अम्ल या क्षार है। गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जा सकता है।
ये प्राकृतिक सूचक है। क्या आप ऐसे ही कुछ और सूचकों को खोज सकते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों को पहचानने में हमारी मदद कर सके? तो जो गुड़हल है, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। क्या आप जानते हैं लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। तो लिटमस क्या है? मुख्यतः विलयन के रंगों का मिश्रण होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और ये जो लिटमस होता है यह प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है और उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनॉल्फ्थेलिन इत्यादि। आइए इन्हें समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो रासायनिक सूचक के क्या बोलते हैं, मतलब प्राकृतिक सूचक के अलावा भी कुछ रासायनिक सूचक होते हैं जैसे कि मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फ्थेलिन इत्यादि। चलो इनको समझने के लिए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1, कांच की 3 स्लाइड लीजिए। पहली स्लाइड पर ड्राबर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनॉल्फ्थेलिन की डालें चित्र 1। जैसे कि आप लोग चित्र 1 में देख सकते हैं अलग अलग सूचकों का अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? 3 स्लाइड लेते हैं। उसके बाद पहली स्लाइड में क्या है? फिनॉल्फ्थेलिन की 3 बूंदें डालते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके। इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज तथा तीसरी स्लाइड पर गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस की एक एक बूंद 3 अलग अलग स्थानों पर डालें। ठीक इसी प्रकार की जो मेथिल ऑरेंज, दूसरी स्लाइड में क्या है? मेथिल ऑरेंज की 3 बूंद लेते हैं और तीसरे में गुड़हल या लाल गुलाब फूल के रस की 3 बूंदें लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो ये बूंद है वह आपस में न मिले। इसी ओके। यदि क्रियाकलाप हेतु उल्लेखित सूचक उपलब्ध न हो तब जो सूचक उपलब्ध हो उनकी सहायता से क्रियाकलाप करें। यदि आपके पास एक पर्टिकुलरली सूचक नहीं उपस्थित है तो आपके पास जो सूचक उपलब्ध है उससे आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। ड्राबर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। ड्राबर की सहायता से सभी स्लाइड में क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डालते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा में भी, है ना। दूसरे ड्राबर से दूसरी बिंदु पर एक तनु बूंदा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के डालें तथा रंग परिवर्तन को सांडले में 2.5 में नोट करें। और उसके पश्चात दूसरे जो ड्राब है इसमें क्या है? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालते हैं इस सभी में, तीनों स्लाइड में, है ना। नोट: विलयन बनाते समय हमेशा आंसू जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम प्राप्त होता है। यदि हमको सटीक परिणाम प्राप्त करना है तो क्या है? विलयन में आंसू जल का उपयोग करेंगे। तो आंसू जल किसी को वर्षा के जल को क्या होता है? आंसू जल कहते हैं। और आंसू जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक की वास्तविक रंग को प्रदर्शित करते हैं। ये जो तीसरी स्लाइड की जो बूंद है वो सभी जो वास्तविक रंग को क्या है? प्रदर्शित करता है। पहला क्या है? जो फिनॉल्फ्थेलिन की बूंद को प्रदर्शित करेगा, दूसरा है वह मेथिल ऑरेंज की बूंद को प्रदर्शित करेगा और तीसरा है वह गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस को प्रदर्शित करेगा, जिसका उपयोग रंग में हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है। जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डाले हैं या तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बूंदें डाले हैं इसमें किस रंग में क्या है? परिवर्तन आया। ओके। सारणी 2, अम्ल व क्षार से सूचकों का रंग परिवर्तन। सूचक का वास्तविक रंग, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रंग, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में रंग। फिनॉल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, लाल गुलाब या गुड़हल के फूल का रस। जब आप लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब इसका जो आंसर है उसको भरना। क्या आप बता सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा? जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब उसका आंसर आपको इजनली पता चल जाएगा। ठीक है। सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। ये क्या है? सही बात है। जब सूचक क्या है? अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करता है जिसके कारण ही उसका क्या है? रंग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि यह अम्ल या फिर क्षार। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं? ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधीय सूचक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो घ्राण या गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं? तो ऐसे अम्ल व क्षार जो गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं उसको क्या कहते हैं? घ्राण या गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। आइए ऐसे सूचकों के साथ क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 2, प्याज को काट कर सफ़ेद कागज पर रगड़े
इस कागज़ के 3 टुकड़े करें। तो सबसे पहले एक कागज़ लेते हैं, उसके बाद प्याज लेते हैं, प्याज को काट रहे हैं, उसके बाद प्याज को क्या है सफ़ेद कागज़ पर रगड़ते हैं। इसके पश्चात इस कागज़ को 3 टुकड़े करते हैं। पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तथा दूसरे टुकड़े पर 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालें। तो पहले टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और दूसरे में क्या डालते हैं, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। पहले तथा दूसरे कागज़ के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज़ के टुकड़े की गंध से करें। उसके पश्चात पहले और जो दूसरे कागज़ के टुकड़े की जो गंध की तुलना है वह तीसरे कागज़ के साथ करते हैं। इसका पहले तथा दूसरे कागज़ के टुकड़ों की गंध में क्या परिवर्तन हुआ। जब आप लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इसका आंसर इसलिए पता जाएगा कि पहले तथा दूसरे कागज़ के टुकड़ों की गंध में क्या परिवर्तन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याज के अलावा भी कुछ और घ्राण सूचक है जैसे वेनिला और लौंग का तेल इत्यादि। ये घ्राण सूचक या फिर गंध सूचक कौन कौन से और है प्याज के अलावा, जैसे कि वेनिला और लौंग का तेल। परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। और जो परीक्षण करने के लिए जो वेनिला और लौंग का तेल है उसका क्या है, तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपना गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपनी गंध नहीं बदलता, किंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। यही क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन नोट करें। खुद बनाएं अपना सूचक। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग स्वयं अपना सूचक कैसे बना सकते हैं। काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि में से किसी एक को सफ़ेद कागज पर रगड़िए और उस पेपर का आम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। तो ये सभी क्या है, एक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक सूचक के रूप में कौन कौन से, काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल, ये सभी क्या है प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि जो तांबे या एल्यूमिनियम होता है उसमें क्या होता है, क्षार क्या होता है स्थित होता है। जब अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में डाला जाता है तो अचार क्या है, अचार में जो अम्ल पाया जाता है वह तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन से जो स्थित क्षार है उसके साथ क्रिया करता है, जिसके कारण जो क्या है अचार वो है, जिसके कारण अचार को खराब हो जाता है। इस कारण से अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता। मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। तो सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई तो जो सब्जी में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। और जो हम पहले से जानते हैं कि साबुन में क्या होता है, क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार जो आपस में क्रिया करता है तब क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसके कारण जो कपड़ा का जो रंग है वह बदल जाता है और जो कपड़ा का रंग हुआ लाल हो गया। सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह घ्राण सूचक या गंधे सूचक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे कि वेनिला और लौंग का तेल का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।